हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ, अवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट और हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट। ये इसमें हमें डिफरेंट तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है और थर्ड जो है वो हमारा हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है। तो अब बात ये आती है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कभी तो ऐसी कंडीशन रही होगी कि जब हमें ये नहीं पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो हम एक एक करके तीनों एक्सपेरिमेंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे इन्होंने पता किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ना कि आरएनए और प्रोटीन होते हैं। तो वो हम यहाँ से जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। तो आप जो यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं ये साइंटिस्ट ग्रिफिथ की इमेज है। तो एक बार क्या हुआ कि ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जब हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ में मिक्स किया जाता है तो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो भी डिजीज कॉज करने लगता है। तो वहां से इनको आइडिया आया कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक हो गया। तो द आइडिया दैट डीएनए माइट बी द की जेनेटिक मॉलिक्यूल इमर्ज मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि इनको कोई आइडिया नहीं था, बस ये अपना निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे और वहां से ऐसा हुआ कि इनको ये आइडिया आया कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो जो इनका ये एक्सपेरिमेंट है, इसे एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में क्या किया, उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए कि इन जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 इंग्लिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ, या शॉर्ट फॉर्म में इनको एफ डॉट ग्रिफिथ के नाम से भी जानते हैं, मेड द ऑब्जर्वेशन दैट नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। अब देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक वायरुलेंट होता है और एक नॉन वायरुलेंट होता है। ये नॉन वायरुलेंट है और ये दूसरा जो है यहाँ पर ये वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट मतलब हुआ डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, नॉन वायरुलेंट। और वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उसे हमने नाम दे दिया क्या, वायरुलेंट। तो इन्होंने क्या किया कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को मिक्स किया किसके साथ में, वायरुलेंट बैक्टीरिया जो कैसा है, हीट किल्ड है पहले से। तो यानी कि इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए, एक है वायरुलेंट और दूसरा है कैसा, नॉन वायरुलेंट। और जो वायरुलेंट वाला है उसको इन्होंने क्या किया, हीट करके किल्ड कर दिया है, यानी कि उसको गर्म किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो एक है हमारा हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया और दूसरा है नॉन वायरुलेंट। इनको इन्होंने क्या किया, दोनों बैक्टीरिया को मिक्स किया। Thus, such transformation from non-virulent to virulence represent hereditary changes। और इन्होंने देखा कि नॉन वायरुलेंट से कुछ ऐसा वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया से नॉन वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया में कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इनके दिमाग में ये आया कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट जो है वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। दिस रेज द पॉसिबिलिटी दैट देयर जेनेटिक कंपोनेंट रिमेन अनडैमेज्ड व्हेन पैथोजेनिक सेल आर किल्ड बाय हीट। तो यानी कि कुछ तो ऐसा इसमें ट्रांसफर हुआ है जब इन्होंने वायरुलेंट बैक्टीरिया को हीट करके किल्ड कर दिया, लेकिन जो मटेरियल रिक्वायर्ड था डिजीज कॉज करने के लिए वो हीट करने पर भी डैमेज नहीं हुआ, तभी तो ये इसमें नॉन वायरुलेंट में ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट में बोला गया है। इसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज सामने आई कि जो डिजीज कॉजिंग मटेरियल है उस वायरुलेंट पैथोजन के अंदर वो हीट करने पर भी डैमेज नहीं हुआ और वो अनडैमेज रहा, जो अगली जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में क्या हुआ, ट्रांसफर किया गया। वंस लिबरेटेड फ्रॉम द हीट किल्ड सेल, दीज कंपोनेंट कैन पास थ्रू द सेल वॉल ऑफ लिविंग रिसिपिएंट सेल एंड अंडरगो सब्सिक्वेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द रिसिपिएंट जेनेटिक एपरेटस। हुआ क्या कि देखिए एक यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉन वायरुलेंट है, ये वायरुलेंट था जिसको इन्होंने क्या किया, हीट किल कर दिया। तो जब इसको हीट किल किया गया तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, अभी हमें नहीं पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जब इसको हीट किल किया गया तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनडैमेज रहा। और ये क्या किया, जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था
उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हुआ उस सेल के अंदर चला गया, और जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उस जेनेटिक मटेरियल के साथ में इसने अपने आप को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। ये पॉइंट लास्ट वाली इसमें बोला गया है। सब्सिक्वेंट रिसर्च हैज कन्फर्म दिस जेनेटिक इंटरप्रिटेशन पैथोजेनेसिटी रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ कैप्सूल जीन। उसके बाद में कई जेनेटिक इंटरप्रिटेशन आए जिसकी वजह से पता चला कि जो पैथोजेनेसिटी है बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया के चारों ओर, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी या फिर कहें जो वायरुलेंस है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो यानी कि जो ये जीन था जो वायरुलेंट वाले हीट किल्ड से नॉन वायरुलेंट में ट्रांसफर हुआ, ये जीन जो है ये कैप्सूल बनाने वाला जीन था जो बैक्टीरिया के चारों ओर कार्बोहाइड्रेट का कैप्सूल बनाता था। ठीक है। Which code for a key enzyme involved in the synthesis of carbohydrate containing capsule। जो जीन ट्रांसफर हुए हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो एंजाइम बनाएंगे जो कैप्सूल बनाने में हेल्प करेंगे, दैट सराउंड मोस्ट निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल बनाते हैं। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको आप एक संक्षेप में समझ लीजिए या ओवरव्यू समझ लीजिए। ग्रिफिथ थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पर। तो इन्होंने क्या किया कि वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, इसको इन्होंने नॉन वायरुलेंट जो है जो लाइव बैक्टीरिया है उसके साथ में मिक्स किया। तो ये नॉन वायरुलेंट है यानी कि डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, और ये डिजीज कॉज कर सकता था, लेकिन इसको क्या किया, हीट किल कर दिया। लेकिन इस वाले से हीट किल्ड वायरुलेंट वाले से नॉन वायरुलेंट में कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट जो है वो वायरुलेंट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो भी है, हमें अभी आइडिया नहीं कि वो क्या है, वो जब इसको हीट किया गया तो वो अनडैमेज्ड रहा, और ये इस नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया की जो सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी या जो सेल वॉल थी, उसको क्रॉस करके इसके साइटोप्लाज्म में गया और इसके जीनोम के साथ में वो इंटीग्रेट कर गया। इतनी चीज समझ में आई। अब बात आई कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो जब साइंटिस्ट ने और इसके बारे में स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो यहाँ से जो अनडैमेज्ड मटेरियल यहाँ पर गया हुआ है वो जीन है जो कैप्सूल बनाने वाले एंजाइम बनाता है। यानी कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसके चारों ओर कार्बोहाइड्रेट का कैप्सूल पाया जाता है जो इसके वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो यहाँ से जो ये मटेरियल गया है ये वही एंजाइम बनाएगा जो ये वायरल का जो कोट है, कार्बोहाइड्रेट का जो कोट है ये बाहर की तरफ, इसको बनाने में हेल्प करता है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई। ये ओवरव्यू है कि अभी तक हमने जो स्टडी किया। अब देखिए, तो बैक्टीरिया दो तरह के हो गए, एक बैक्टीरिया जिनके चारों ओर कैप्सूल पाया जाएगा और एक बैक्टीरिया जिनके चारों ओर जो है वो कैप्सूल नहीं पाया जाएगा। तो जिनके चारों ओर कैप्सूल पाया जा रहा है, जब उनको एलवी अगार प्लेट पर जब ग्रो किया जा रहा है तो उनकी जो कॉलोनी है वो स्मूथ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर जो कॉलोनी इनकी दिख रही है बैक्टीरिया की, स्मूथ दिख रही है। तो इनको हमने नाम दे दिया क्या, एस एलील। एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्मूथ को। वहीं दूसरी तरफ वो बैक्टीरिया जिनके चारों ओर कोई भी कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग नहीं है, तो उनकी जो कॉलोनी है देखिए स्मूथ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रफ हो गई है। तो इनको हमने नाम दे दिया क्या, आर एलील। तो दो तरह के एलील हो गए, एक आर एलील हो गया और एक हो गया एस एलील। तो व्हेन दी एस स्मूथ एलील ऑफ द कैप्सूल जीन इज प्रेजेंट, जब एस एलील जो कैप्सूल जीन बनाएगा वो प्रेजेंट है, एक कैप्सूल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल दैट इज नेसेसरी फॉर पैथोजेनेसिस। जो क्या करेगा, इस सेल के चारों ओर एक कैप्सूल बनाएगा जो इसकी पैथोजेनेसिस या फिर जो वायरुलेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। The formation of a capsule also give a smooth appearance to the colonies formed from these cells। जो S एलील है वो स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसको हमने S एलील नाम दिया। वहीं जो R एलील था वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन कैप्सूल इज फॉर्म्ड, यानी कि इसके चारों ओर देख रहे हैं आप कोई भी कैप्सूल नहीं है, जिसकी वजह से इनका अपीयरेंस है वो कैसा है, रफ होगा। जब कॉलोनी फॉर्म होगी तो इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया था क्या, R एलील। जो कैसा है, नॉन पैथोजेनिक है। जिसके चारों ओर कैप्सूल पाया जाएगा वो पैथोजेनिक है, और जिसके चारों ओर कैप्सूल नहीं पाया जाएगा वो कैसा है, नॉन पैथोजेनिक है। विथ इन सेवरल ईयर आफ्टर ग्रिफिथ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, extract of the killed bacteria were found capable of inducing hereditary transformation and such begun for the chemical identity of the transformation agent। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में अभी तक इन्होंने नहीं बता पाया कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए है, अभी कई पॉसिबिलिटीज हैं, डीएनए की पॉसिबिलिटीज भी है, आरएनए की पॉसिबिलिटीज भी है और प्रोटीन की पॉसिबिलिटीज है।
इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि कौन है, या तो डीएनए है या आरएनए है, प्रोटीन है, कौन है जिसकी वजह से जो नॉन वायरुलेंट है वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी सुलझानी थी कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया है। इस पॉसिबिलिटीज को सुलझाया था मैकलॉड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट द्वारा, जो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रिफिथ ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये आगे क्या हो रहा है, तो इन्होंने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किए। तो इन्होंने क्या किया, लाइव एस स्ट्रेन लिया, एस मतलब स्मूथ कॉलोनी फॉर्म कर रहा होगा, यानी कि उसके चारों ओर क्या होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। जब कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो ये वायलेंट होगा, यानी कि डिजीज कॉज करेगा। तो इन्होंने लाइव एस स्ट्रेन लिया और जब इसका इंजेक्शन जब माइस में दिया तो ये वायरुलेंट है, यानी कि निमोनिया कॉज कर देगा, जिसकी वजह से जो माइस था उसकी डेथ हो गई। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि निमोनिया जो है, जब इन्होंने माइस में उसका इंजेक्शन दिया निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया का, तो इसकी डेथ हो गई, यानी कि वायरुलेंस था। वहीं उन्होंने क्या किया, नॉन वायरुलेंट यानी कि आर स्ट्रेन जिनके चारों ओर कोई भी कैप्सूल की कवरिंग नहीं है, तो जब उस का इंजेक्शन इन्होंने माइस में दिया तो ये नॉन वायरुलेंट यानी कि डिजीज कॉज नहीं करेगा, तो उस माइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और ये मस्त देखिए एकदम खेल कूद रहा है और इसकी डेथ कॉज नहीं हुई। तो ये कैसा था, ये आर स्ट्रेन था जिसकी वजह से डिजीज कॉज नहीं हो रही थी। वहीं इन्होंने एक कंडीशन और लिया, जिन्होंने एस स्ट्रेन लिया, एस यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन लिया, और उसको क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड किया तो जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे उन सबकी डेथ हो गई। और इन्होंने जब इसको दिया माइस को, तो अब बताओ जो बैक्टीरिया था जिसकी वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है उसको तो हीट किल कर दिया ना, तो अब ये माइस जो है डेथ नहीं हुई इसकी, और ये कैसा है, लाइव है। वहीं इन्होंने एक कंडीशन लिया जिसमें इन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए हमारा थर्ड है और ये हमारा है सेकेंड। इन्होंने क्या किया, सेकेंड और थर्ड दोनों जो स्ट्रेन है इनको मिक्स कर दिया। इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन लिया यानी कि इसको लिया, और डेड एस स्ट्रेन लिया यानी कि इसको लिया। इन दोनों को जब मिक्स किया तो लाइव एस स्ट्रेन है। देखो अब यहां पर आप समझिए कि लाइव आर स्ट्रेन है, लाइव आर स्ट्रेन ये वाला है ना, तो इसमें देखिए माइस जिंदा था, माइस की डेथ नहीं हुई थी। और दूसरा इन्होंने डेड एस स्ट्रेन लिया यानी कि ये वाला लिया, तो इसमें भी देखिए माइस की डेथ नहीं हुई थी। लेकिन जब इन दोनों स्ट्रेन को इन्होंने मिला दिया तो उसके बाद में जब इसका इंजेक्शन इन्होंने माइस को दिया तो देखा इन्होंने कि माइस की डेथ हो गई। लेकिन माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों कंडीशन में जब इंडिविजुअल अलग अलग हम यूज कर रहे थे तो माइस की डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो माइस की डेथ हो गई, यानी कि जो इनका एस स्ट्रेन था इसने अपना अंदर से कुछ ऐसे मटेरियल को इसमें ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, जिससे इस माइस की डेथ हो गई। वो क्या था, वो डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था, ये अभी कंफर्म नहीं था। इसको आगे स्टडी करने के लिए जो हमारे मैकलियोड मैकार्टी और जो एवेरी थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि वो मटेरियल क्या है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, वो आपको समझ में आ गया कि इन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जो नॉन वायरुलेंट पैथोजन था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ उस बैक्टीरिया में जिसकी वजह से उसने वायरुलेंस को गेन कर लिया। इनके एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया क्या, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे कि फ्लो चार्ट में कैसे ये हो रहा है। तो देखिए ये हमारा पैथोजेनिक एस स्ट्रेन है, यानी कि देखिए इसके चारों ओर एक कैप्सूल प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। ये इसका जीनोम है, यानी कि हम क्रोमोसोम कहेंगे, और इसमें ये जो येलो कलर से आप रीजन देख रहे हैं ये कैप्सूल फॉर्मिंग जीन है जो कैप्सूल बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्मूथ कॉलोनी अपीयर होती है, तो इसको हमने कैप एस नाम दे दिया। इसको इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया। जब हीट किल्ड किया तो क्या हुआ कि जो कैप्सूल कैप एस है, ये जो कैप्सूल बनाने वाला जो जीन है वो रिलीज हुआ इस बैक्टीरिया से, और ये हमारा नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन है। और ये नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन की जो मेम्ब्रेन थी इसको क्रॉस करता हुआ इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, और ये इसके जीनोम के साथ में क्या किया, इंटीग्रेट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कि इस वाले रीजन को इसने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर ये खुद आ गया, यानी कि अब ये बैक्टीरिया जो है जो नॉन पैथोजेनिक था उसके पास में स्मूथ स्ट्रेन यानी कि जो कैप्सूल बनाने वाला स्ट्रेन था, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कैप्सूल बनाने के लिए, वो आ गए। तो इसने अपने चारों ओर कैप्सूल बना लिया, और जिसकी वजह से ये जो हमारा नॉन वायरुलेंस था वो वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ये इसका हो गया जेनेटिक की कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है, ये अभी तक हमने देख लिया कि
ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था, लेकिन ग्रिफिथ ये बताने में असफल रहे कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। इसके लिए जो फर्दर एक्सपेरिमेंट किए वो अवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड ने किए 1944। जो हमारे अवेरी थे, इनका पूरा नाम ओसवाल्ड अवेरी था। ये कैनेडियन बॉर्न है और अमेरिकन फिजिशियन एंड मेडिकल रिसर्चर थे। जो एमसी मैकार्टी है, इनका नाम है मैकलिन एमसी मैकार्टी। ये अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, यानी कि जेनेटिक्स पर वर्क करते थे। और जो हमारे लास्ट हैं, जिनका नाम है कोलिन मैकलियोड। जो कोलिन मैकलियोड थे, ये कैनेडियन अमेरिकन जेनेटिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1944 में परफॉर्म किए। At that time, the vast majority of biochemists still believe that genes were protein. इस समय तक बहुत से लोग या बहुत से जो साइंटिस्ट हैं या जो बायोकेमिस्ट हैं, उनका यही मानना था कि जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन जब अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये अवधारणा चेंज हुई कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ना आरएनए है ना प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए है। इट देयरफॉर कैम as a great surprise when 1944 US microbiologist Oswald T. Avery and his colleague at Rockefeller Institute in New York, Colin MacLeod and Macklin McCarty made the momentous announcement that the active genetic principle was DNA. इन्होंने 1944 में ये अनाउंसमेंट किया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा डीएनए होता है। इसको इन्होंने कैसे सिद्ध किया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोर्टिंग देयर कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए दे की एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ देयर हाईली प्यूरिफाइड एक्टिव फ्रैक्शन वाज डिस्ट्रॉयड बाय डीऑक्सी न्यूक्लियेजेस। डीऑक्सी न्यूक्लियेजेस यानी कि ये वो न्यूक्लियेजेस हैं जो डीएनए को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। A recently purified enzyme that specifically degrades DNA molecule to their nucleotide building block but has no effect on the integrity of protein molecule or RNA. अब देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रीफ में कि इन्होंने क्या किया। ये इन्होंने मान लो जो न्यूमोनिया बैक्टीरिया था उसको लिया, इसको 3 फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया। अभी हम आगे इसको इमेज के फॉर्म में समझेंगे, अभी हम आपको इस थ्योरी को समझाने के लिए इसको बता रहे हैं। तो हमारे पास 3 हैं मॉलिक्यूल, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा या फिर हमारा क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा। तो इन्होंने एक ट्यूब लिया, इसमें इन्होंने क्या किया? जो हाईली प्यूरिफाइड डीएनए जो है, एक ट्यूब में इन्होंने डीएनए लिया, एक में आरएनए लिया और एक में लिया इन्होंने क्या? प्रोटीन। जिस ट्यूब में इन्होंने डीएनए लिया उसको डीएनए से ट्रीट करा दिया, यानी कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेजेस है ना, ये वो न्यूक्लियेजेस हैं जो डीएनए को क्या करेंगे? डिग्रेड कर देंगे। एक ट्यूब में इन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल लिए जो आरएनए को डिग्रेड कराते हैं और एक ट्यूब में इन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल लिए जो प्रोटीन को डिग्रेड कराते हैं। तो इसमें इन्होंने बात किया किसकी? ऐसे मॉलिक्यूल जो डीएनए को डिग्रेड करेंगे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा उनका प्रोटीन पर और आरएनए पर। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द एडिशन ऑफ आइदर राइबोन्यूक्लियेजेस, इसके अलावा उन्होंने राइबोन्यूक्लियेजेस ऐड किए जो आरएनए को डिग्रेड करेंगे, और वेरियस प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो डिग्रेड करेंगे किसको? प्रोटीन को, और डिड नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। लेकिन इनका जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी मतलब समझ लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर से कुछ जीन निकल करके दूसरे बैक्टीरिया में जब जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नाम देते हैं, या फिर ये एनवायरमेंट से भी जा सकते हैं, तब भी हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन ही नाम देंगे। ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक बैक्टीरिया जब कोई बाहर से जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है तो उस कंडीशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जब एक बैक्टीरिया बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल गेन करता है तो उससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे रहे हैं। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, यानी कि ये डिजीज कॉज कर सकता है। इसके साथ में इन्होंने लिपिड और शुगर को रिमूव कर दिया। यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है कि इन्होंने लिपिड और शुगर को हटा दिया है क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं है जेनेटिक मटेरियल के। हमारे 3 के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, क्या प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने 3 ट्यूब लिया, एक को इन्होंने ट्रीट किया प्रोटीएसिस से, एक को इन्होंने ट्रीट किया आरएनए से, और एक को इन्होंने ट्रीट किया डीएनए से।
जिसको प्रोटीएज से ट्रीट किया उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं बचेगा क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन को डिग्रेड करा देगा। जिसको इन्होंने आरएनए से ट्रीट किया उसमें कोई भी आरएनए नहीं बचेगा क्योंकि आरएनए आरएनए को डिग्रेड करा देगा। और जिसको इन्होंने डीएनए से ट्रीट किया वो डीएनए को डिग्रेड करा देगा, कुछ भी वहां पर नहीं बचेगा। तो जब इन्होंने प्रोटीएजेस वाले में देखा तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जब इन्होंने इसमें ऐड किया क्या, हीट किल्ड इन्होंने लिया एस स्ट्रेन और इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन को ऐड किया, तो इन्होंने देखा कि इन्हें स्मूथ कॉलोनी मिल रही है, यानी कि जो आर स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एस स्ट्रेन में। जो हमने कैप एस जीन का पीछे बात किया था वो जीन यहाँ से इसमें ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से आर जो है कन्वर्ट हो गया एस में। तो हमें यहाँ पर स्मूथ कॉलोनी देखिए अपियर हो रही है, ये हमें जो कॉलोनी मिल रही है स्मूथ है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो यानी कि हमारा प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये बात यहाँ से सिद्ध हो गई। दूसरे में हमने क्या किया कि हमने उसको आरएनए से ट्रीट किया, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्मूथ कॉलोनी मिल रही है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जो जिस ट्यूब में इन्होंने डीएनए से ट्रीट किया था तो वहां पर उन्होंने देखा कि इन्हें एस कॉलोनी नहीं मिल रही है, यानी कि जो एस का जो डीएनए था, जो यहाँ पर एस का जो डीएनए है कैप एस था, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया है आर वाले में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एस कॉलोनी नहीं मिल रही है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो हमारा क्या है, डीएनए है, ना कि हमारा आरएनए है। तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैक्लिओड, मैकार्टी एंड अवेरी ने सिद्ध किया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा डीएनए होता है, ना कि आरएनए और प्रोटीन होते हैं। ठीक, ये इनका एक्सपेरिमेंट हो गया। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि इस तरह से जो एस स्ट्रैंड था उससे जो प्योर डीएनए था उसको आइसोलेट किया था, वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो उसका ये इमेज है, ये आपको लरेंजर की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो EMRS PGT का अभी पेपर हुआ था 2023 में दिसंबर या नवंबर के अराउंड में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है अबाउट यूज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो हमें पता है कि जो उन्होंने बैक्टीरिया यूज किए थे वो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था, उसमें 2 स्ट्रेन थे, एक IL स्ट्रेन था, सॉरी एक S स्ट्रेन था और एक R स्ट्रेन था। S था हमारा वायरुलेंट और L जो था हमारा वो नॉन वायरुलेंट था। इसके चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है और इसके चारों ओर कैप्सूल जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अवेरी, मैक्लिओड, मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि इसमें से बताइए आप कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया था और एक रफ स्ट्रेन लिया था। तो देखिए स्मूथ वाला कैसा था हमारा, पीछे यहाँ पर किल्ड था, और जो आर था, आर वाला कैसा था, लाइव था। आप इस वाली इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एस वाले को हीट किल्ड कर दिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो आर यहाँ पर ऐड किया था वो कैसी थी, लाइव सेल थी, ना कि डेड थी। तो हीट किल्ड एस है और लाइव हमारी कैसी है, आर है। अब आप ऑप्शन मैच कराइए। तो इन्होंने बोला लाइव रफ स्ट्रेन, तो इतना स्टेटमेंट तो ठीक है, इन्होंने लाइव रफ स्ट्रेन लिया था। एंड लाइव स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो इन्होंने लाइव नहीं लिया था, कैसा लिया था, किल्ड स्ट्रेन लिया था एस। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए लाइव स्मूथ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड आर स्ट्रेन, तो लाइव स्मूथ नहीं लिया था, इन्होंने कैसा लिया था, किल्ड एस स्ट्रेन लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है हीट किल्ड स्ट्रेन ऑफ बोथ रफ एंड स्मूथ, तो दोनों कह रहा है कि दोनों किल्ड ले लिए थे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लाइव रफ स्ट्रेन यानी कि आर स्ट्रेन कैसा था, लाइव था, एंड हीट किल्ड कैसा था, एस स्ट्रेन था। तो हमारा 4th स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये EMRS PGT के 2023 के में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, अगर जो आपने अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके वहां भी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें इस तीसरे एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्या पड़ी, हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट की ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब इन्होंने सिद्ध कर दिया था। तो हर बार क्या होता है कि जब किसी को 2 लोग एक सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी थ्योरी को, तो एक कोई ऐसा आता है जो इसको अपोज करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको इस थ्योरी पर डाउट था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको और प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मार्था चेस एंड अल्फ्रेड हर्से।
अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि जो मार्था चेज हैं ये फीमेल हैं और अल्फ्रेड हर्से हैं वो मेल हैं। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1952 में और इनके एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, क्योंकि ये वायरस बेस्ड है। ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा है तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कौन सा है तो मार्था चेज एंड अल्फ्रेड हर्से का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका कैसा है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है। तो 1952 अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज मेड एन एफर्ट टू फाइंड द जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जेनेटिक मटेरियल क्या है किसी ऑर्गेनिज्म में वो पता करने के लिए उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो देखिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा डीएनए जो है, डीएनए बना होता है नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और फास्फोरस से। ठीक है, तो यानी कि अगर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल तो हमारा फास्फोरस उसमें पाया जाएगा। तो इन्होंने दो कंडीशन रखी, एक वायरस का ए सेट लिया और एक वायरस का बी सेट लिया। ए सेट को इन्होंने रेडियो लेवल कर दिया उसमें क्या, फास्फोरस को, यानी कि उसके डीएनए को लेवल कर दिया। और जो उन्होंने दूसरा सेट लिया उसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया किसको, सल्फर को। तो सल्फर हमारा पाया जाता है किसमें, प्रोटीन में। तो आप वायरस का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वायरस का जो यहाँ पर कैप्सिड होता है ये प्रोटीन कोट है और जो इसका डीएनए होता है वो हमारा उसमें फास्फोरस पाया जाएगा। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें कैप्सिड जो है हमारा प्रोटीन में होगा, वो जो सल्फर होगा, और जो फास्फोरस होगा वो हमारा डीएनए में होगा। तो जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर केवल इसका जेनेटिक मटेरियल जाता है और ये पूरा कैप्सूल जो है वो बाहर रह जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो दो सेट लिए, एक वायरस का ए सेट लिया और एक वायरस का बी सेट लिया। ए सेट में इन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया फास्फोरस को और बी सेट में इन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया किसको, सल्फर को। दे ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट सेट ऑफ वायरस ए कंसीडर फॉर रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो ए सेट है इसमें इन्होंने क्या मिलेगा कि रेडियो एक्टिव डीएनए तो मिलेगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ए सेट में केवल फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया हुआ है। दिस इज बिकॉज डीएनए इज फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड वाइल प्रोटीन इज नॉट, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है ना कि प्रोटीन में होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं इन्होंने जो दूसरा सेट लिया, उन्होंने वायरस बी कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। इन्होंने जो बी लिया उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है ना कि डीएनए रेडियो एक्टिव है। द होस्ट फॉर इन्फेक्शन, इन्होंने इन्फेक्शन के लिए जो हमारा वायरस है, बैक्टीरियोफाज वायरस है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस आएगा और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर इंटीग्रेट करा देगा और जो इसका कैप्सिड होता है ये बाहर रह जाता है। ठीक है, तो द वायरस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय रिमूविंग द वायरल कोट थ्रू ए नंबर ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इन्होंने कई बार ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिसकी वजह से इसका जो कैप्सिड है वो बाहर रह गया और अंदर जो है वो केवल डीएनए गया। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख लीजिए इन्होंने कैसे किया। तो यहाँ पर इन्होंने दो तरह के वायरसेस ले लिए हैं। एक को इन्होंने रेड कलर से दिखाया है जिसमें सल्फर कोट है, और जो यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है ये इन्होंने डीएनए दिखाया है, ये फास्फोरस है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले ने जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया तो डीएनए तो अंदर चला गया, लेकिन जो उसका फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो बाहर की तरफ रह गया। तो क्या आप बताइए, क्या जो नए वायरसेस पार्टिकल बनेंगे क्या उसमें हमें सल्फर मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर अंदर जो नए वायरसेस पार्टिकल बनेंगे तो वो अपना उनका सल्फर जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। तो जब इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज करके हटा दिया तो ये वाला पोर्शन तो रिमूव हो गया ना। तो अब इस इनका जो नई कॉलोनीज बनेंगी वायरसेस की तो उसमें इन्हें सल्फर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डिसाइड हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर इन्होंने फास्फोरस लेवल डीएनए यूज किया तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, तो डीएनए अंदर आ गया और कोड बाहर रह गया। तो डीएनए ने क्या किया, डीएनए जो है हमारा जो नई कॉलोनी जब इसके बाद वायरसेस की जब बनी तो उसमें भी हमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल रहा है। तो इससे डिसाइड हो रहा था कि जो हमारा फास्फोरस है, जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आने वाली जनरेशन में भी हमें डीएनए एज ए रेडियो लेवल मिल रहा था। तो इससे डिसाइड हो गया कि हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट, और इसे ही हम नाम देते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक नई तरह से इमेज में दिखा दिया है। कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये डिसाइड हुआ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और इसके कुछ कंक्लूजन है हर्षेचेज वाले एक्सपेरिमेंट के, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन इनको क्या मिले, इकोलाई बैक्टीरिया विच वार इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव डीएनए वायरसेस। इकोलाई बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए वायरसेस से इन्फेक्ट किए गए वह रेडियो एक्टिव, बट दी वंस दैट वर इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव प्रोटीन वायरसेस नॉट रेडियो एक्टिव। जिसको रेडियो एक्टिव वायरस से इन्फेक्ट किया गया, वो जो उनके जब नए वायरसेस बनेंगे तो वो तो हमें रेडियो एक्टिव मिलेंगे, लेकिन जिसको प्रोटीन वाले से इन्फेक्ट किया गया तो वो हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिलेंगे। ये ऑब्जर्वेशन था इनका। कंक्लूजन क्या है कि जब डीएनए जिसमें फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया है, तो जब बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव मिल रहे हैं तो डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। थ्योरी में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया इन्फर दैट द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर्ड देयर डीएनए to bacteria, but virus that had radioactive protein did not get transferred to the bacteria, hence DNA is the genetic material not the protein। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए और प्रोटीन में कौन जेनेटिक मटेरियल है उस पर किया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं इसको और भी आपको बताने का कोई तरीका होगा तो मैं उसको ट्राई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।